हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर की सभी प्रकार के प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में इन तक ज़रूर बने रहिएगा और साथ ही साथ अगर कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं और मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोग कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, वेल्डेड केबल का प्रयोग विद्युत स्थापन में किस वोल्टेज स्तर के लिए किया जाता है? कौन सा केबल है भाई? यानी कि वेल्डेड केबल। और वेल्डेड केबल का जो उपयोग किया जाता है लगभग 22,000 किलो वोल्ट तक करते हैं। कितना तक? 22,000 किलो वोल्ट नहीं, 22,000 वोल्ट तक करते हैं, माफ कीजिएगा, है ना, 22,000 वोल्ट तक किया जाता है। रही बात यानी कि स्क्रीन केबल का, एक और क्वेश्चन से एग्जाम में निकल के आता है कि स्क्रीन केबल जो होता है ना, स्क्रीन केबल, स्क्रीन केबल, ठीक है ना, स्क्रीन केबल, ठीक है, स्क्रीन केबल का जो वोल्टेज स्तर है ये है यानी कि 66 किलो वोल्ट, यानी कि 66,000 तक स्क्रील्ड सॉरी स्किल्ड स्क्रीन केबल में जो है दोस्तों यानी कि 66,000 वोल्ट तक सप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि स्तर जो होगा दोस्तों वो 66,000 तक होगा। किस में होगा? तो ये जो होगा दोस्तों स्क्रीन केबल में होगा। ऑप्शन पढ़ते हैं, वेल्डेड केबल वाला पूछ रहा है। ऑप्शन में ए में कार 11,000 वोल्ट, तो 11,000 तक इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना, 22,000 तक किया जाता है क्योंकि 11,000 दोस्तों यानी कि कम हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाए क्योंकि बी में जो दिया हुआ है 22,000 वोल्ट दिया हुआ है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि मोटर संबंधन के लिए उपयोग किए जाने वाले 3 कोर तार में पीवीसी रोधन का रंग क्या है ना? पीवीसी का जो रंग होता है दोस्तों, वो यानी कि जो तार होता है दोस्तों यानी कि थ्री फेस मोटर कनेक्शन में उसका यानी कि बताना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यानी कि समझते हैं तार में यानी कि पीवीसी रोधन का रंग क्या है। देखिए दोस्तों, यानी कि फेज की बात है, ठीक है, यानी कि रेड। ठीक है, ये क्या होता है? यानी कि लाल होता है। क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, और उसके बाद लाल के बाद कौन सा कलर होता है? तो लाल के बाद दोस्तों यानी कि पीला होता है। ठीक है, और पीला के बाद यानी कि नीला कलर होता है। क्या होता है? नीला होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए में कह रहा है काला। ठीक है, तो काला तो ऑप्शन ए में पहला में ही गलत हो गया क्योंकि ए में ही कह रहा है कि काला, उसके बाद पीला कह रहा है। तो पहले तो लाल होना चाहिए लेकिन लाल है नहीं। बी में तो लाल है लेकिन यानी कि उसके बाद जो दिया हुआ है काला दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले क्या होगा? पीला होगा, उसके बाद यानी कि क्या होता है? नीला होता है, लेकिन ये काला दिया हुआ है तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। सी पढ़ते हैं, लाल दिया है, नीला दिया है और काला दिया है। ठीक है, तो करेक्ट डाटा जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से किस पदार्थ में उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है? यानी कि उच्च विद्युत प्रतिरोध किस में होता है उसके बारे में बताना है। तो देखिए ए में क्या दिया है? जिंक दिया हुआ है और चांदी दिया हुआ है और मैग्नीज दिया हुआ है। ठीक है, जिंक, चांदी और मैग्नीज ये सब क्या है दोस्तों? यानी कि चालक पदार्थ है। ठीक है, चालक पदार्थ है। लेकिन यानी कि बी में जो दिया हुआ अभ्रक, ये क्या है? यानी कि अचालक पदार्थ है। तो अचालक पदार्थ है यानी कि जो भी पदार्थ अचालक होगा उसका प्रतिरोध का क्षमता क्या होगा? यानी कि काफी ज्यादा होने वाला है। क्या होने वाला है? काफी ज्यादा होने वाला है। तो सबसे ज्यादा जो होगा यानी कि उच्च विद्युत प्रतिरोध क्षमता वो अभ्रक में होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो केवल वर्ग बी रोधन पदार्थ के उदाहरणों को सूचीबद्ध करता है। ठीक है, कौन सा वर्ग है भाई? तो वर्ग बी के लिए। और वर्ग बी में सबसे पहले क्या आ जाएगा? अभ्रक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अभ्रक आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आएगा दोस्तों एस्बेस्टस आ जाएगा। क्या आएगा? एस्बेस्टस आ जाएगा, है ना, एस्बेस्टस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आने वाला है? उसके बाद फाइबर ग्लास आने वाला है। क्या आने वाला है? फाइबर ग्लास आने वाला है ना। एस्बेस्टस के बाद यानी कि फाइबर ग्लास आने वाला है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास। तो ए में जो कह रहा है दोस्तों अभ्रक का कह रहा है, तो अभ्रक तो है लेकिन सूती, रेशम और तेल है, तो वर्ग बी में ये सब नहीं आता है। फाइबर ग्लास है और तेल रेशम है। ठीक है, तो फाइबर ये भी नहीं आएगा। एस्बेस्टस कागज और रेशम, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। अभ्रक आएगा, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही होने वाला है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, विद्युत हीटर के लिए प्रयुक्त पदार्थ डैश है। किसके लिए कह रहा है? यानी कि विद्युत हीटर के लिए कह रहा है ना, हीटर के लिए। और हीटर के लिए दोस्तों यानी कि हीटर में जो चालक पदार्थ होता है ना,
चालक पदार्थ जो होता है उसके बारे में बताना है। और हीटर में दोस्तों यानी कि चालक पदार्थ जो प्रयोग किया जाता है ये नाइक्रोम होता है। क्या होता है? नाइक्रोम होता है, ठीक है ना, नाइक्रोम होता है। रही बात टंगस्टन तक का, तो टंगस्टन का प्रयोग यानी कि बल्ब के फिलामेंट में करते हैं। किसमें? बल्ब का यानी कि फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। रही बात की टंगस्टन का जो गलनांक होता है दोस्तों वो 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ये ध्यान रखिए क्वेश्चंस में यानी कि सॉरी ऑप्शन में जो है यानी कि जो ज़्यादा वाला वैल्यू रहे यानी कि 3400, 3500, 3300 तक, ठीक है ना, कहीं कहीं 2200 भी रहता है, 2400 भी रहता है, तो ऑप्शन के हिसाब से वहाँ टिक करना होता है क्योंकि हर किताब में हर डाटा दिया हुआ है टंगस्टन का गलनांक के बारे में, ठीक है ना। और रही बात यानी कि चीनी मिट्टी क्या है? तो चीनी मिट्टी अचालक पदार्थ है ना, यानी कि विद्युत रोधी है, ठीक है ना। इससे होकर क्या धारा प्रवाहित हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है? अचालक पदार्थ है। तांबा क्या है भाई? तो तांबा यानी कि चालक पदार्थ है ना, तांबा चालक पदार्थ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा है सूती, टेप, कागज आदि जैसी विषमवाहक सामग्री के संसेचन का क्या उद्देश्य है? देखिए संसेचन है ना, संसेचन, इसका मेन उद्देश्य जो होता है यानी कि वायु कोठरिका है ना, वायु कोठरिका को तेल से भरना, वायु कोठरिका को है ना, वायु कोठरिका को तेल से भरना, को तेल से यानी कि भरना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है ना। चुंबकीय क्षेत्र में कह रहा है, किस में कह रहा है भाई? यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में, और जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। किस क्या भाई? यानी कि ईएमएफ, ठीक है। विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, ठीक है। उसको क्या कहेंगे? तो उसको कंडक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? कंडक्टर कहेंगे, ठीक है ना, कंडक्टर कहेंगे। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? कंडक्टर। ए में जो दिया हुआ है कम्यूटेटर दिया हुआ है। तो कम्यूटेटर का ये कार्य नहीं है कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर स्थित है तो उसको सॉरी उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। तो ये इससे कोई मतलब है नहीं। कम्यूटेटर दोस्तों ये एसी और डीसी को बदलता है, एसी से डीसी में बदलता है, और जहाँ पे एसी से डीसी में बदलना है वहाँ ये भी बदलता है, और डीसी को एसी में भी बदलता है, ठीक है। यानी कि देखिए एसी से यानी कि डीसी, एसी से डीसी में बदलता है और डीसी को एसी में भी बदल देता है ये, ठीक है। तो कंडक्टर जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया है ना। राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत स्त्री के तापक अवयव के विद्युत रोधन हेतु प्रयुक्त पदार्थ है। क्या किसके लिए कह रहा है? यानी कि विद्युत स्त्री के लिए, है ना। और तापक अवयव के विद्युत रोधन हेतु प्रयुक्त पदार्थ की अगर बात किया जाए दोस्तों, ठीक है, तो तापक अपव्यय के रूप में जो विद्युत रोधन हेतु जो प्रयुक्त पदार्थ वो अभ्वरक का प्रयोग करते हैं। किसका? अभ्वरक का। अभ्वरक का ही क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि ये अचालक पदार्थ है। क्या है भाई? अचालक पदार्थ है। आप लोग कहिएगा रबर भी तो अचालक पदार्थ है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अभ्वरक अगर है ऑप्शन में तो उसको टिक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभ्वरक जो दिया हुआ है बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है। क्वेश्चंस में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ का एक उदाहरण है? क्या भाई? ऋणात्मक ताप गुणांक। और ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ का जो उदाहरण होगा किसमें होगा? तो जो अचालक पदार्थ हो, ठीक है, जो अचालक पदार्थ हो, है ना, जो अचालक पदार्थ हो उसमें ऋणात्मक ताप गुणांक होगा। तांबा की अगर बात किया जाए ये तो चालक पदार्थ है भाई, ठीक है। निक्रोम की बात किया जाए ये भी चालक है। जिंक की बात किया जाए ये भी चालक है, ठीक है। लेकिन अभ्वरक जो दिया हुआ ये अचालक पदार्थ है। किस पदार्थ का है भाई? अचालक पदार्थ है अभ्वरक दोस्तों, यानी कि अचालक पदार्थ है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, है ना। और इसका प्रतिरोधकता जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। अभ्वरक का प्रतिरोधकता काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चंस में कह रहा है तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना। किसके परमाणु में भाई? यानी कि तांबे के परमाणु में। तांबे का मतलब क्या है? यानी कि कॉपर। और कॉपर के परमाणु में कितना इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है भाई? तो देखिए तांबे के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है वो 29 होता है। ये ध्यान रखिएगा, है ना। ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए
आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है संवाहक पदार्थ की तुलना में विसंवाहक पदार्थ में डैश होती है ना। संवाहक की तुलना में विसंवाहक में, तो विसंवाहक में क्या होगा, प्रतिरोधकता का गुण क्या होगा भाई, यानी कि आर का वैल्यू यानी कि ज़्यादा होगा, और साथ ही साथ यानी कि चलकता जो होगा है ना, चलकता जो होगा, देखिए चलकता है ना, चलकता जो होगा इसका वैल्यू यानी कि कम होने वाला है, किसमें, विसंवाहक पदार्थ में, अकॉर्डिंग टू संवाहक पदार्थ की तुलना में। तो उच्च प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न चालकता होना चाहिए। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए में कह रहा है उच्च चालकता, तो उच्च चालकता का गुण जो है दोस्तों ये संवाहक का है, ठीक है ना। रही बात बी में दिया हुआ है उच्च प्रतिरोधकता और निम्न चालकता, जो कि राइट आंसर दिया हुआ है बी में दिया हुआ है, वो भी विसंवाहक के गुण को देखते हुए है ना। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाए, क्योंकि विसंवाहक वाला बताना है, और विसंवाहक में क्या होता है, उच्च प्रतिरोधकता होता है और निम्न चालकता होता है ना। करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, एक सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता डैश होती है ना, किसका भाई, तो सेमीकंडक्टर का। तो देखिए यानी कि सेमीकंडक्टर का जो प्रतिरोधकता होता है वो कंडक्टर, क्या है भाई, सेमीकंडक्टर का प्रतिरोधकता कंडक्टर और साथ ही साथ इंसुलेटर, ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर, इंसुलेटर के बीच होता है, ठीक है, क्या होता है, के बीच होता है, ठीक है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होता है सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधकता। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन ए ही में दिया हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होती है, ठीक है ना। ए में करा कंडक्टर से कम, तो कंडक्टर से कम नहीं होता है, ना बराबर होता है, ना इससे ज़्यादा होता है, ठीक है ना, उस दोनों के बीच में होता है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास वर्ग डैश प्रकार के विसंवाहक पदार्थ के उदाहरण है। तो ये डाटा आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अभ्रक, एस्बेस्टस और फाइबर ग्लास जो आता है दोस्तों वर्ग बी से निकल के आता है, किससे, वर्ग बी से निकल के आता है। ए से तो निकल के आता नहीं है, ना सी से निकलता है, ना अप से निकलता है, ठीक है, बी से निकलता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो सॉरी डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, केबिलों की डाइलेक्ट्रिक की ग्रेडिंग डैश प्राप्त करने की विधि है ना। तो केबिल की डाइलेक्ट्रिक की ग्रेडिंग दोस्तों क्या प्राप्त करने की विधि है, तो केबिल की डाइलेक्ट्रिक की ग्रेडिंग दोस्तों कैपेसिटेंस ग्रेडिंग प्राप्त करने की विधि है, क्या भाई, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग है, ठीक है ना। ये जो विधि है दोस्तों यानी कि डाइलेक्ट्रिक की ग्रेडिंग प्राप्त करने की विधि है। ए में जो कह रहा है रेसिस्टेंस ग्रेडिंग, तो रेसिस्टेंस ग्रेडिंग तो है नहीं। सी में कह रहा है एक्सटर्नल शीथ ग्रेडिंग, तो एक्सटर्नल शीथ ग्रेडिंग भी नहीं है, ना इंडक्टेंस शीथ ग्रेडिंग है, सॉरी ग्रेडिंग है। ये जो है दोस्तों कैपेसिटेंस ग्रेडिंग है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दिया हुआ है एंटीमनी डैश का एक उदाहरण है, क्या भाई, यानी कि एंटीमनी। तो एंटीमनी किसका उदाहरण है, तो दोस्तों यानी कि एंटीमनी जो उदाहरण है ना, क्या है, एंटी मनी। और एंटी मनी दोस्तों जो उदाहरण है वो अनुचुंबकीय पदार्थ का है, किसका है, अनुचुंबकीय पदार्थ का है। ऑप्शन किस में दिया है, ए में जो कह रहा है लोह चुंबकीय पदार्थ का। तो लोह चुंबकीय पदार्थ का गुण एंटी मनी नहीं है, ठीक है ना। अगर लोहा रहता दोस्तों तो वो लोह चुंबकीय पदार्थ का वो उदाहरण होता, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ की बात कर रहा है तो एंटी मनी अनुचुंबकीय पदार्थ है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है ना, विद्युत का यानी कि चालक नहीं है। तो चालक कौन नहीं होगा, विसंवाहक पदार्थ, क्या, विसंवाहक पदार्थ जो होगा वो चालक नहीं होगा विद्युत का। एल्युमिनियम क्या है, तो एल्युमिनियम तो चालक पदार्थ है भाई, है ना। रही बात है सिल्वर का, तो सिल्वर भी चालक पदार्थ है, सिल्वर भी चालक पदार्थ है, ठीक है। कॉपर भी क्या है, तो कॉपर भी चालक पदार्थ है। लेकिन प्लास्टिक दोस्तों अचालक पदार्थ है, क्या है, अचालक पदार्थ है। प्लास्टिक क्या है, अचालक पदार्थ है। तो करेक्ट आंसर यानी कि नहीं वाला पहचानना था, जो चालक नहीं है। तो प्लास्टिक जो क्या है, अचालक पदार्थ है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है कहलाता है। धातु का उस गुण को क्या कहते हैं, ठीक है,
जिसे यानी कि तार बनाने में या तार खींचा जा सकता है भाई, है ना। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है तन्यता, तो तन्यता क्या है, यानी कि तन्यता जो दिया हुआ है तो ये चादर बनाए, सॉरी क्या है, तार के रूप में इसे खींचा जा सकता है। तो तन्यता एक गुण है जो धातु का, ठीक है, तन्यता एक प्रकार का गुण है जो इससे यानी कि धातु को दोस्तों यानी कि तार को रूप में जो है इसे खींचा जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए में दिया है तन्यता, राइट आंसर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चंस में कह रहा है धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है, क्या कहलाता है, तो तारे के रूप में जो खींचेंगे उसको तन्यता कहेंगे, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि विद्युत रोधन सामग्री पर नमी का निम्नलिखित प्रभाव होता है, यानी कि विद्युत रोधन सामग्री जो है उस पे नमी का क्या प्रभाव होता है भाई। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए में कह रहा है कि विद्युत रोधन प्रतिरोध में वृद्धि, बी में कह रहा है पराविद्युत सामर्थ्य में वृद्धि, सी में कह रहा है पराविद्युत वैद्युत हानि में वृद्धि होता है। तो दोस्तों यानी कि हानि जो होता है इससे यानी कि क्या होता है, हानि का जो मान होता है वो बढ़ने लगता है, ठीक है ना। क्या होता है, हानि जो होता है वो बढ़ने लगता है। तो राइट डाटा जो है ऑप्शन सी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है पित्तल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है, क्या भाई, यानी कि पित्तल, है ना। पित्तल पे जिक्र कर लेते हैं। तो पित्तल किस प्रकार का मिश्र धातु है, ठीक है, या किससे जो है यानी कि मिल के बना होता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पित्तल दोस्तों कॉपर, ठीक है, कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है, कॉपर और जिंक से मिलके बना होता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ए में कह रहा है कॉपर और जिंक, तो राइट डाटा जो दिया हुआ है ए ही में दिया हुआ है, तो आगे भटकने का कोई ज़रूरत है नहीं, करेक्ट आंसर ए सही हो जाएगा, है ना। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कॉपर के तार का भू प्रतिरोध लगभग होता है, किस कौन सा तार भाई, यानी कि कॉपर तार का, ठीक है। कॉपर का जो वायर होता है उसका यानी कि भू प्रतिरोध बताना है, और कॉपर वायर का भू प्रतिरोध जो होता है दोस्तों यानी कि लगभग में क्वेश्चंस में पूछ रहा है, और लगभग में जो दोस्तों होता है यानी कि 1 ओम के आसपास होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है 1 ओम, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को जल्द से जल्द जवाब देने का। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक विनती कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम लोगों का भी हौसला कुछ बढ़े, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।